किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को एक साधारण किसान के यहाँ छप्पर छवाए मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुआं था जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मड़ैया में पैदा हुआ ये शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना। चौधरी चरण सिंह नेत्रकौर और मीर सिंह जी की 5 संतानों में सबसे बड़े थे। मीर सिंह 1898 से 1903 तक कुचेसर रियासत के जमींदार के 5 एकड़ के बटाईदार रहे। जमींदार द्वारा अपनी जमीन वापस ले लेने के कारण मीर सिंह को नूरपुर छोड़ना पड़ा और परिवार को 1922 तक भूपगढ़ी एवं उसके बाद भदौला, जो कि दोनों ही मेरठ जिले में हैं, में बसना पड़ा, जहां उन्होंने अंग्रेजी फौज में नौकरी कर चुके अपने भाई की मदद से ज़मीन खरीदी, जिसमें अगले वर्षों में और वृद्धि हुई। मीर सिंह का संबंध स्थानीय रूप से प्रभुत्वशाली कृषक समुदाय की उस मझोली जाति से था जो कड़ी मेहनत और खेती के तौर तरीकों में दक्षता के लिए जानी जाती थी। हालांकि उन्होंने एक भूमिहीन किसान के तौर पर शुरुआत की थी। चौधरी चरण सिंह के शैशव काल की इन असामान्य परिस्थितियों ने उनके शिशु मन पर कुछ ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसके चलते छोटी जोत वाले खुद कास्ट खेतिहर किसान परिवारों के प्रति सहानुभूति ने उनके हृदय में जीवन भर के लिए जगह बना ली। चौधरी साहब को अपनी प्राथमिक पाठशाला जाने के लिए रोजाना 3 किलोमीटर दूर पैदल जानी खुर्द गांव जाना पड़ता था। स्कूल में उन्हें एक कुशाग्र और विचारशील छात्र के तौर पर जाना जाता था। उनके पिता मीर सिंह थोड़ी बहुत हिसाब किताब की जानकारी रखने वाले, प्रकृति के साथ जीवन भर संघर्ष से पैदा होने वाली कृषि कर्म जन्य नैतिकता से युक्त अनपढ़ इंसान थे। एक शाम जब बालक चरण सिंह को उत्साहपूर्वक प्रकार जो बच्चों का होता है स्कूल का कंपास से, जिसे वो स्कूल से लेकर के आया था, काम करते देख करके उन्होंने पूछा कि उनके पुत्र ने ये कहाँ से पाया है। यह बताए जाने पर कि गणित में कमज़ोर एक सहपाठी को टेस्ट में सवालों के जवाब नकल करने की सहमति देने पर, जिसके कारण वह साथी उत्तीर्ण हो सका, यह उससे मिला है। मीर सिंह ने इसे सख्त नापसंदगी जाहिर करते हुए कहा कि शिक्षकों के पीछे दूसरों को नकल कराना ये बहुत गलत था और इस गलत कार्य के लिए उपहार स्वीकार करना उससे भी बुरा काम है। ये पाप था। किसी को भी जीवन में कुछ पाने के लिए सदैव उत्तम साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। पश्चाताप में डूबे बालक चरण सिंह ने अगले ही दिन सहपाठी को वो जो प्रकार था, वो जो कंपास थी, वो लौटा दिया और अपने पिता के इस संदेश को भावी जीवन का मूल मंत्र बना लिया। मीर सिंह के पास इतना पैसा नहीं था कि वह गांव की प्राथमिक शिक्षा के बाद चौधरी चरण सिंह की पढ़ाई जारी रख पाते। उनके सबसे बड़े भाई लखपत सिंह ने अपने होनहार भतीजे से विशेष, जो कि उनसे प्रभावित थे, उनको आगे की शिक्षा का जिम्मा उन्होंने स्वयं ले लिया। चरण सिंह ने उनको निराश नहीं किया था। इस पर वो मेरठ आ गए थे, जहां उन्होंने 1919 में हाई स्कूल परीक्षा मेरठ गवर्नमेंट हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए वो आगरा चले गए, जहां उन्होंने आगरा कॉलेज से 1921 में एफएससी और 1923 में विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री ली थी। 1925 में ब्रिटिश, यूरोपियन और भारतीय इतिहास में स्नातकोत्तर यानी एमए उपाधि प्राप्त की और अंततः 1927 में मेरठ कॉलेज मेरठ से, जो कि तब आगरा विश्वविद्यालय से संबद्ध था, उससे कानून की एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने यूरोपियन और भारतीय इतिहास में विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया, साथ ही ब्रिटिशकालीन भारत के दीवानी कानून के ढांचे का भी, जिसने गाँव में किसानों के जीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया था, उनका भी गहरा अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में भी दक्षता हासिल की, जिसका सदुपयोग वे आने वाले वर्षों में अपने लेखन में करने वाले थे। उस समय जब संयुक्त प्रांत में वयस्क साक्षरता का प्रतिशत
3.1 था और इसमें भी ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और कायस्थ जैसी शहरों में जन्मी परंपरागत उच्च जातियों का प्रचंड बहुमत था। ऐसे में चौधरी साहब जैसे नौजवानों के लिए जो ग्रामीण इलाकों की पिछड़ी किसान जाति से थे, आगरा में उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक बहुत दुर्लभ बात थी। 1921 में जब चौधरी चरण सिंह आगरा कॉलेज के छात्र थे, गांधी जी के आह्वान पर हरिजनों के उत्थान के लिए 19 साल के चरण सिंह ने अपने हॉस्टल के बाल्मीक सफाई कर्मी के हाथों से बना भोजन स्वीकार कर लिया था, जिसके लिए कॉलेज में उनका बहिष्कार भी हुआ, किंतु वह अपने निश्चय पर अड़िग रहे। यह उनकी पहली सांकेतिक कार्रवाई थी जिसने जातिगत पूर्वाग्रह पर प्रहार किया और सिद्ध कर दिया कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त साथी विद्यार्थियों का विरोध करने के लिए जो वैचारिक साहस और इच्छा शक्ति चाहिए वह उनमें थी। बाद में 1932 से 1939 तक गाजियाबाद में और 1945 से 1946 तक मेरठ में उन्होंने एक हरिजन युवक को अपना रसोइया रखा। इसके बाद 1973 से 1977 के दौरान लखनऊ में एक हरिजन और एक ईसाई रसोइया रखा। प्रतीकवाद से परे अपने लंबे सार्वजनिक जीवन काल में उन्होंने अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेकों राजनीतिक कदम उठाए। फिर भी बहुत पहले ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे, यदि राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कृषि की ओर मोड़ दिए जाएं तो स्वतः ही सभी ग्रामीण समुदायों और जातियों के लिए समृद्धि के रास्ते खुल जाएंगे और भूमिहीन निम्नतम जातियों की गरीबी से मुक्ति कृषि से अलग गैर कृषि आजीविका से होगी। शिक्षा पूरी करने के बाद 1927 में यद्यपि वो उपयुक्त रोजगार की तलाश में थे, किंतु उन्होंने बड़ौद जाट स्कूल और लखावटी जाट डिग्री कॉलेज में प्रधानाचार्य का पद तब तक लेने से इनकार कर दिया जब तक कि वे अपने नाम से जाट शब्द नहीं हटाते। निश्चित ही कॉलेज प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। यह एक दूसरा उदाहरण था जब उन्होंने भारतीय समाज की विभाजनकारी जातिवाद परंपरा के विरोध में बहस की शुरुआत की थी। 1930 में चौधरी साहब गाजियाबाद में आर्य समाज के सदस्य थे और धार्मिक अनुष्ठानों में रचे पगे हिंदू समाज में सामाजिक बदलाव लाने के लिए किए जा रहे उनके उस कार्य के साथ अंतर्मिश्रित हो गए, जिसके वह 1929 में ही औपचारिक सदस्य बन चुके थे। 1930 में वह मेरठ जिला बोर्ड के लिए निर्विरोध चुने गए थे, जहां पर 1935 तक उपाध्यक्ष या उपसभापति रहे और 1940 से 1946 तक मेरठ जिला कांग्रेस के महासचिव या अध्यक्ष रहे। 1928 में उन्होंने गाजियाबाद में वकालत सिविल कानून की प्रैक्टिस शुरू की, जहां वह मेरठ जाने से पहले 1939 तक रहे और 1929 में गाजियाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध और उसमें भागीदारी के लिए लोगों को इकट्ठा करना उनकी पहली राजनीतिक कार्रवाई थी। 1932 में उन्होंने कम्युनल अवार्ड धार्मिक समुदायों और अनुसूचित जातियों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किए, हरिजन के लिए सामूहिक भोजन का आयोजन किया और गांवों के कुएं से उन्हें पानी भरवाया, जिसके लिए पारंपरिक रूप से अन्य जातियों द्वारा ऐसा करने की उन्हें मनाही थी। अंग्रेज प्रशासन द्वारा 1930 में चौधरी चरण सिंह को गांधी जी के नमक सत्याग्रह के आह्वान पर लोनी गाजियाबाद में नमक बनाने पर 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। नवंबर 1940 में उनकी दूसरी जेल यात्रा हुई थी, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें बरेली कारागार में रखा गया। उनकी तीसरी जेल यात्रा अक्टूबर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 13 महीने की थी। इस प्रकार बार बार रुकावट के कारण उन्होंने शीघ्र ही अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी थी और अपना सारा समय राष्ट्र के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया था। इस कठिन दौर में जब आय का कोई साधन न था और राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए उन्हें बार बार जेल जाना पड़ रहा था, तो उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी जी ने अपने बड़े अभावों के बीच उनके 6 बच्चों की पूरी देखभाल की। बहुधा चरण सिंह के जेल जाने पर परिवार गांव चला जाता था और कुछ माह बाद वो फिर वापस आ जाता था।
चौधरी साहब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उन्होंने जीवन भर गरीब मजदूर किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। आज भी अधिकांश राजनेता चौधरी साहब के बताए रास्ते पर चलने का दावा करते हैं। जय जवान जय किसान।